हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू क्रैक ऑल एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, सीटेट जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7th की जो जियोग्राफी है उसका चैप्टर नंबर 3 रहेगा और क्लास नंबर ये 9 रहेगी। यानी कि इससे पहले जो क्लास 6 की हमने जियोग्राफी यानी कि भूगोल पूरी कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, क्लास 6 की पूरी भूगोल पढ़ चुके हैं। क्लास 7th का आज ये चैप्टर नंबर 3 है। इसके बाद क्लास 8 की भूगोल को डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट अलग अलग बनी हुई है। आप सभी वीडियोस को सीक्वेंस में देख सकते हैं प्लेलिस्ट के माध्यम से। ठीक है, हिस्ट्री की प्लेलिस्ट अलग है, ज्योग्राफी की अलग है, पॉलिटी की अलग है। और आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत डीप चीज़ें, बहुत बेहतरीन चीज़ें दी गई हैं जहाँ से क्वेश्चन आपके एज इट इज पूछे जाते हैं। सीटेट कहता है हम एनसीईआरटी से बाहर पूछते नहीं हैं, आपको एनसीईआरटी से बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है यदि आप वास्तव में एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। और ये हम लोग पढ़ रहे हैं नई एनसीईआरटी 2023-24 की जो एनसीईआरटी है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो यदि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर आप सोचें कि हम सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एसएसटी कवर कर लें, लिखित दे सकता हूँ, नेवर, कभी नहीं। सिर्फ पीवाईक्यू करके, ठीक है, सिर्फ क्वेश्चंस तैयार करके आप नहीं निकाल पाएंगे एसएसटी, क्योंकि आप पेपर उठा के देखिए कितना स्टेटमेंट कितना तगड़े से पूछता है। तो जब आप ये चीज़ें पढ़ करके जाएंगे तभी आप एसएसटी को क्रैक कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमारी बदलती पृथ्वी को आज हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में। स्थलमंडल जो है ये अनेक प्लेटों में बना हुआ है। स्थलमंडल क्या होता है सर? स्थलमंडल वो है जिस पे हम रहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्थलमंडल है ये अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें स्थलमंडलीय प्लेट कहते हैं। और ये जो प्लेट है वो हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि जो प्लेटें हैं ये एक जगह स्थिर हैं, ठीक है, या हमेशा रहती हैं। नो, ये जो प्लेटें हैं ये धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। हर साल केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग घूमती हैं। ऐसा कुछ मिलीमीटर, अब आप ये तो समझते ही हैं, कुछ मिलीमीटर, वो भी हर साल, तो कितनी धीमी गति से ये मूव करती होंगी, है ना। तो हर साल कुछ मिलीमीटर के लगभग जो है वो प्लेटें क्या करती हैं? घूमती हैं। ओके, पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा, हमने पिछली क्लास में मैग्मा को अच्छे तरीके से समझा था। मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि स्थलमंडल की जो प्लेटें हैं वह किसके कारण गति करती हैं, तो वह मैग्मा में होने वाली गति के कारण वह भी घूमती हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरीके से कि स्थलमंडल की जो प्लेटें हैं वो किसके कारण घूमती हैं? मैग्मा में होने वाली गति के कारण घूमती हैं। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा है वह किस रूप में घूमता है, किस आकार में घूमता है? तो वो वृत्तीय रूप में घूमता है। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, प्लेट की ये जो गति है, प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता रहता है। पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन किसकी वजह से होता है? इन प्लेटों की वजह से, जिनमें गति होती है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। ये जो गतियाँ उत्पन्न होती हैं इनमें जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है, वो अलग अलग प्रकार का बल लगता है। कौन कौन से बल लगते हैं इनको आप समझिएगा। यहाँ पे ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल यानी कि एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें क्या नाम दिया गया है? अंतर्जनित बल नाम दिया गया है, एंडोजेनिक फोर्स कहा गया है। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स कहा गया है। आई बात समझ में? अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति उत्पन्न करते हैं। आप जो है कि इसको ध्यान दीजिएगा, अंतर्जनित बल और आकस्मिक बल, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आकस्मिक बल नहीं है, गति है, सॉरी। अंतर्जनित बल ये कभी तो अचानक गति उत्पन्न करते हैं, सडनली, और कभी धीमी धीमी गति से मूवमेंट करते हैं। भूकंप और ज्वालामुखी जैसी जो आकस्मिक गति होती है अचानक, इसके कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि भी, भाई भूकंप आ गया बहुत सारा नुकसान होता है, ज्वालामुखी बहुत सारा नुकसान होता है ना। तो
ये किसकी वजह से? अंतर्जनित बल की वजह से। एंडोजेनिक फोर्स की जो गति है वो कभी तेज होती है, कभी जो है गति उत्पन्न होती है तो कभी धीमी, कभी आकस्मिक तो कभी धीमी। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पे पृथ्वी की जो गतियाँ हैं उनको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देखिए अंतर्जनित बल भी लगता है और बहिर्जनित बल। ठीक है, अंतर्जनित बल में आपका आकस्मिक बल हो सकता है, पटल विरूपण बल भी हो सकता है। बहिर्जनित बल में केवल अपरदन और निक्षेपण होता है। ठीक है, जिसमें नदी का जैसे बहता नदी हो या फिर बहता जल, पवन, समुद्री तरंगे, हिमनद। यहाँ पे आकस्मिक बल जब लगता है तो उसमें भूकंप आ सकता है, ज्वालामुखी हो सकता है, ठीक है, या फिर भूस्खलन भी हो सकता है। ठीक है, जब पटल निरूपण बल होता है तो फिर पर्वत निर्माणकारी बल, ये ऐसा बल होता है जिससे पर्वत का निर्माण होता है। तो ये चीज़ें हैं, बहुत खास नहीं है पढ़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे स्थलमंडलीय प्लेट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्थलमंडलीय प्लेट क्या होती है? भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं। ध्यान दीजिए, भूपर्पटी में क्या है कि अनेक बड़ी और कुछ छोटी कठोर असमान आकार की, आकार समान नहीं है, ऐसी प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह भी टिकी हुई हैं। आगे बढ़ेंगे, ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ज्वालामुखी दिखाया गया है। ये क्या है? ये मैग्मा क्रोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये परपटी है पूरी, ये क्या है? ये परपटी है, ये मेंटल है। और यहाँ से क्या निकल रहा है? ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है? ये लावा है, जो इस तरीके से निकल कर कैसे बाहर भी आ रहा है। फिर यहाँ से ये निकास है जिसको वेंट कहा गया है, ये क्रेटर है, गैस से एवं राख यहाँ से निकलती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे कुछ शब्द हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई? जैसे एंडो का मतलब होता है अंतः, ठीक है, एक्सो का मतलब होता है बाहरी। अब इसमें जेनिक अगर हम लगा देते हैं तो ये बन जाता है एंडोजेनिक, तो ये हो जाता है आंतरिक बल। और एक्सो के साथ जेनिक लगा देते हैं एक्सोजेनिक, तो ये हो जाता है बाहरी बल। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझते हैं। स्थलमंडलीय प्लेटों की गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर कंपन कब होता है? जब स्थलमंडलीय प्लेटों में गति होती है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। अब यही कंपन धीमे धीमे हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यही भूकंप जब तेज गति से आता है तो फिर विनाश हो जाता है। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहते हैं, यानी कि यहाँ से ये कंपन उद्गम हुआ है, शुरू हुआ है, निकला है। ओके, भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है क्या कहते हैं? उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। नोट कीजिए इन पॉइंट्स को। उद्गम केंद्र के जो है भू सतह पर उसका जो निकटतम स्थान होता है उसको क्या नाम दिया गया है? उसको अधिकेंद्र नाम दिया गया है। इसके पड़ोस वाले केंद्र को। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र से जो कंपन है वो बाहर की ओर किस तरीके से? तरंगों के रूप में गमन करती हैं। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सबसे अधिक हानि होती है। अधिकेंद्र का जो सबसे निकट भाग होता है वहीं से भूकंप का आरंभ होता है, इसलिए यहाँ पे सबसे अधिक हानि होती है। एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती। जो अधिकेंद्र है, ठीक है, उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसका जो निकटतम स्थान अधिकेंद्र है, जब उससे दूरी बढ़ेगी तो उससे दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता भी धीरे धीरे क्या हो जाता है? कम होती चली जाती है। यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है जिसमें ये समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए, उद्गम केंद्र क्या है? जस्ट मोमेंट प्लीज। देखिए, उद्गम केंद्र वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। ये चीज़ें, ये क्या है यहाँ पे? ये उद्गम केंद्र है। यहाँ से क्या है? भूकंपे तरंगें उठती हैं। ओके, और ये सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं। अब इससे कहा गया है कि जैसे कुछ दूरी पर अधिकेंद्र होता है, ये रहा, ये अधिकेंद्र है, और इससे जब ये दूर जाएंगी तो भूकंप का उसका जो तेज है, उसका जो बल है वो कम होता चला जाएगा।
ये प्लेट सीमा होती है, ये अधिकेंद्र है। ओके, सिंपल है। और आपको बताते चले कि जो भूकंपीय तरंगे होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। पी तरंगे जिनको हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, एस तरंगे यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे, एल तरंगे यानी कि पृष्ठीय तरंगे ये होती हैं। इतनी बात क्लियर होती है। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट कहता है कि इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है कि भूकंप कब आएगा, लेकिन अगर हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है, अगर हमें पहले थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है। स्थानीय लोग यानी कि जहाँ पे भूकंप आने वाला है या जहाँ से ज़्यादा भूकंप आते हैं वहाँ जो लोग रहते हैं, कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगा लेते हैं। कुछ ऐसे सामान्य तरीके होते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया गया है कि जानवरों का जो व्यवहार है वो चेंज होने लगता है, बदलाव आने लगता है जब भूकंप आने को होता है। तालाब में मछलियों की उत्तेजना बढ़ जाती है जब भूकंप आता है। सांपों का धरातल पर आ जाना, यानी कि जो सांप होते हैं वो ज़्यादा मात्रा में क्या है, ऊपर आ जाते हैं बिलों से निकल करके। तो इस तरीके से ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अब भूकंप आने वाला है। भूकंप की एक वस्तु स्थिति है जिसका अध्ययन किया गया है। गुजरात में भूकंप जो आया था उसके द्वारा यहाँ पे जो विनाश हुआ है वो आप देख सकते हैं कि भूकंप से कितना विनाश होता है। भुज में भूकंप आया था, तो भुज में भूकंप के झटके जो थे 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप आया। तब आपसे पूछ लेगा कि जो भुज में भूकंप था उसकी तीव्रता कितनी थी, 6.9। कब आया था, 26 जनवरी 2001 को आया था। ओके। स्कूल सर्वाधिक प्रभावित, स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका थी। कितने जो है खत्म हो गए हैं। भुज में निराशाजनक राहत, भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालत बहुत ज़्यादा चिंताजनक। ये क्या है, ये न्यूज़पेपर में ऐसा दिया गया था। ठीक है। भुज की तबाही, जैसे फ़ोन लाइनें, जल पाइपलाइनें, विद्युत स्टेशन, संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए थे। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील, गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता भी मांगी है। शहर में आग, चारकोल एवं अंगीठियों के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लगी। भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा, राष्ट्रपति ने आपातकाल स्थिति की घोषणा की थी। तो ये होता है जब भूकंप आता है तो इतना सारा विनाश होता है। यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ये आपको लिखनी पड़ेंगी। भूकंप का जो मापन है वो एक यंत्र से किया जाता है और जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। ठीक है। भूकंप की जो तीव्रता है वो रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। ओके। भूकंप की तीव्रता कितनी थी, ये रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 या उससे कम होती है उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। कितना, उसका प्रभाव बिल्कुल ना के बराबर होता है, थोड़ा बहुत। ठीक है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है वह वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। भाई जो भूकंप है उसकी तीव्रता 2.0 है तो ना के बराबर है। 5.0 है, इसका मतलब है कि थोड़ी बहुत हानि हो सकती है, चीज़ें इधर उधर गिर सकती हैं। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 या उससे अधिक होती है वो बहुत शक्तिशाली होता है। ठीक है। जिसकी तीव्रता 7.0 या अधिक होती है उससे भी वो सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है, यानी कि विनाशकारी कुल मिलाकर के। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या है, भूकंप से बचने की कुछ तैयारी, जैसे अगर भूकंप आ जाए, आपसे पूछ ले क्वेश्चन कि आपको किस तरीके से तैयार होना है भूकंप अगर आ जाता है तो। ठीक है। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें, सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, इनसे दूर रहें। आग वाला स्थान, चिमनी के आसपास, टूट सकने वाली जो खिड़कियां हैं, दर्पण और तस्वीर फ्रेम से दूर रहें। पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों, पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं और आपदा का सामना विश्वास से करें। ओके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुख्य कुछ स्थल आकृतियाँ हैं, उनके बारे में हम समझेंगे। ओके। समझना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहाँ से स्टेटमेंट बना ले ये कोई नहीं जानता। सीटेट अपक्षय एवं अपरदन नाम के 2 प्रक्रमों के द्वारा दृश्यभूमि लगातार विघटित होती रहती है।
पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। पृथ्वी की सतह पर जब शैल टूटते हैं उससे अपक्षय की क्रिया होती है। अपक्षय की क्रिया कब होती है? पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। ठीक है, अपक्षय आप समझ गए, अपरदन आप समझ गए, नोट कर लीजिए। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण के ये जो प्रक्रम है पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियों का निर्माण करते हैं। नदी के कुछ कार्य होते हैं, पहले हम इधर समझ लें थोड़ा सा, देखिए फिर हम नदी के कार्य समझेंगे। विश्व में क्या है कि हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। ओके, विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं, यानी वाटरफॉल। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। इसको तुरंत नोट कर लीजिए। सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वह दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात हैं। अन्य जलप्रपात में जैसे उत्तरी अमेरिका में कनाडा और यूएसए की जो उस बॉर्डर है उस पर नियाग्रा जलप्रपात है। आपसे पूछ लेगा नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, तो नियाग्रा जलप्रपात जो है वो कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पर स्थित है। और अफ्रीका में क्या है कि जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है? ये अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बॉर्डर पे स्थित है। ठीक है, ये इस तरीके से वाटरफॉल होता है जिसको हम जलप्रपात कहते हैं। ये जो फोटो आप ये नियाग्रा जलप्रपात की देख पा रहे हैं। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? नियाग्रा जलप्रपात आपका कहाँ है? तो यहाँ अमेरिका में कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पर स्थित है। ठीक है, इतना। अब यहाँ पे नदी के कुछ कार्य होते हैं, इनको भी समझना परम आवश्यक है। नदी के क्या कार्य होते हैं? नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बन जाता है। आई बात समझ में? जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है, यानी ऊपर से पानी जब नीचे गिरता है ना, ऊपर से क्या है, धार नीचे को गिर रही है, तो यहाँ पे जलप्रपात बन जाता है। ओके, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, ये कठोर शैल है, ये जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल हैं यहाँ पे। ठीक है, ये वाले, तो ऐसे जब नीचे पानी गिरेगा तो वहाँ पे वाटरफॉल बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है ना। कोई मैदानी क्षेत्र है तो भाई जिधर हल्का सा भी उसको पानी को मिलेगा कि इधर ज़्यादा थोड़ा डाउन है नीचे ज़मीन, तो उसकी तरफ वो घूम जाएगा, है ना। तो जब मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। नोट कीजिए विसर्प किसे कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आ जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? चाप झील। कभी कभी क्या होता है, नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, जो उसका तट है, जो किनारा है, उससे बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में फिर होता क्या है कि बाढ़ आ जाती है जब वो अपने किनारों से बाहर बहने लगती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद नाम दिया गया है। क्या कहते हैं? अवसाद। ठीक है, इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है जो कि बहुत उपजाऊ होता है, समतल होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहा जाता है। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है और नदी क्या होती है कि अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, उसकी बहुत सारी धाराएं बन जाती हैं। बाढ़ग्रस्त मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थल आकृतियाँ, देखिए ये क्या है, ये बाढ़ का पूरा मैदान है। ओके, ये क्या है, ये तटबंध है। ये क्या है, ये इस तरीके से इसका ये जो जा रही है नदी, इसको क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। ये चाप झील का यहाँ पे निर्माण हो गया। समय के साथ जो विसर्प है वो लूप नदी से कट जाते हैं, है ना, और एक अलग झील बना लेते हैं, जिसे अलग झील ये भाई इससे कट करके इधर अलग हो गया तो ये चाप झील बन गया। ओके,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, यहाँ से समझिए। तो यहाँ पे क्या है कि समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का जो प्रवाह है वो धीमा हो जाता है और अनेक धाराओं में विभाजित हो जाता है। उसका अनेक धाराओं में विभाजित होना वितरिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वितरिका कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है जिसमें जो कि डेल्टा है, ये मुख्य नदी है, ये क्या है? ये मुख्य नदी, और ये क्या है? यहाँ पे ये वितरिका है। अब देखिए, यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? तो यह नदी के जो मुहाने हैं उनके अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ पे डेल्टा की पिक्चर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो समुद्री तरंग जो होती है उसके कुछ कार्य होते हैं। जैसे पिक्चर में दिया गया है, समुद्री तरंगों के द्वारा निर्मित कुछ स्थल आकृतियाँ हैं। समझेंगे तो ये बेहतर तरीके से समझ आएगा। समुद्री तरंग के कार्य क्या है? समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थल आकृतियाँ बनाते हैं और समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं। जो समुद्र की तरंगें होती हैं वो लगातार शैल से टकराती हैं जिससे दरार विकसित हो जाती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको नाम क्या दिया गया? समुद्री गुफा। जैसे यहाँ पे क्या है, ये आप देख पा रहे हैं, ये समुद्री गुफा है यहाँ पे। ठीक है, धीरे धीरे क्या हो गया, ये बड़े हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, तो इनको नाम क्या दे दिया गया? समुद्री गुफा कहा गया इसको। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिसे तटीय मेहराब नाम दिया गया है और तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीवार जैसी जो आकृतियां होती हैं दीवार के टाइप की, इनको स्टैक नाम दिया गया है। ठीक है, इतनी बात। और ये क्या है? ये तटीय मेहराब है यहाँ पे। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंची शैल तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। देखिए यहाँ पे सामने इस तरीके से समझिए कि समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा करके समुद्री पुलिन का निर्माण भी करती हैं। अब यहाँ से समझेंगे कि जो हिमनद होता है इसके क्या कार्य होते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी क्लास एंड हो जाएगी। हिमनद के क्या कार्य होते हैं? हिमनद कहो या हिमानी कहो, ये बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। क्या है हिमनद या हिमानी? क्या है? ये बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलाष्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। ध्यान दीजिए, हिमनद जो है अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलाष्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गुलाष्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल हो गए, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। किसका? हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। सिर्फ चीज़ों को यहाँ पे समझना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पे बालू टिब्बे हैं कुछ। पवन के क्या कार्य होते हैं इसको समझिए। देखिए, क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र जो हैं वो इकट्ठा करने का प्रयास आप नहीं करेंगे। रेगिस्तान में पवन अपर्दन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कीजिए। रेगिस्तान में अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारक क्या है? रेगिस्तान में अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारक पवन है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। पवन जो है शैल के किस भाग को आसानी से काटती है? तो यह निचले भाग को आसानी से काटती है। इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी भी बनाती है। इनको बालू टिब्बा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बालू टिब्बा। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर बहुत दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएश नाम दिया गया है। क्या नाम दिया जाता है? लोएश। चीन में विशाल लोएश निक्षेप पाए जाते हैं। नोट कीजिए,
विशाल लोएश निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं सर? चीन में पाए जाते हैं। बस यहाँ तक कंप्लीट हो गया, चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। और ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये दिया है, सही मिलान करना है। आप ये कोशिश करने की कोशिश कीजिए, यदि आपने चैप्टर को ठीक से पढ़ा है। हिमनद क्या है, ठीक है, विसर्प क्या है, पुलिन क्या है, बालू टिब्बा क्या है, जलप्रपात क्या है, भूकंप क्या है, इसको आप सही तरीके से इसमें मिलान करने का प्रयास कीजिएगा। और कुछ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम जब करा देते हैं तो उससे आपको बेनिफिट नहीं होता है, आपने सिर्फ समझ लिया, लेकिन यहाँ पे चैप्टर आप पढ़ चुके हैं तो उसके बाद आपको खुद को इसको सॉल्व करने का प्रयास करना है। ओके।